नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज सबसे पहले कहानी सुनाते हैं। अब कहानी सुनने के बाद तय आप करिएगा कि इसमें दो ठग कौन है और राजा कौन है। एक राजा थे, तो उनसे मिलने दो ठग आए दरबार में। तो ठगों ने राजा से कहा कि महाराज, आप बहुत वीर है, पराक्रमी हैं, आपका लंका डंका चारों तरफ बज रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आपके लिए एक ऐसी पोशाक यानी लिबास सिली जाए जो दुनिया में सबसे अद्भुत हो। और ऐसा लिबास पोशाक ना कभी किसी ने देखा हो ना सुना हो। अब बेमिसाल हो। बेमिसाल हो, जैसे हमारे वाले पहनते हैं, दिन भर में 2-3 बार एक पहने थे, 8-10 लाख का भी था सूट। हम्म। तो राजा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। राजा आत्ममुग्ध व्यक्ति था, उसको अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा शौक था, फोटो तो चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। उस जमाने फोटो नहीं होती थी, चित्र होता था। हो सकता रहा उसके भी जमाने, क्योंकि मैं मोदी जी के टाइम में डिजिटल कैमरा और वो आ गया था, ईमेल आईडी जब कहीं नहीं आया था तब। तो राजा ने कहा बिल्कुल सिलो, क्या क्या चाहिए। तो इन दोनों ने बताया इतना समय लगेगा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं लगेगी, इतना धागा लगेगा, इतना सूत कपास सब बताया। राजा ने सारी व्यवस्था कराई सर। दिन तारीख मुकर्रर हुआ, उस दिन तारीख को दोनों ठगाए, सारा बारदाना बता दिया। सारा बारदाना बता दिया। और इस दोनों आए, एक बक्सा लाए, बक्सा खोला गया। बक्से में तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन उन दोनों ने जैसे कपड़ा उठाया जाता है बाकायदा, वैसे उठाया। और राजा से कहा आप बिल्कुल वही लंगोट में आ जाइए। अच्छा। तभी तो भाई कपड़ा पहनाया जाएगा, वस्त्र। राजा ने सब उतार दिया। अब दोनों ने उनको जो दिख नहीं रहा था ऐसा वस्त्र उन्होंने पहनाया, उसकी डोरी बांधी बाकायदा, बटन टाके सब पूरा सही किया, चुन्नी बनाई नीचे। और राजा साहब से उन लोगों ने जब वो मिलने आए थे, वस्त्र बनाने के लिए बात हुई थी, तभी उन्होंने एक बात कही थी कि महाराज देखिए, ये वस्त्र होगा तो निराला, दुनिया में ऐसा दूसरा कोई वस्त्र है नहीं, लेकिन जो मूर्ख होगा उसे वस्त्र दिखाई नहीं देगा। तो अब जब राजा को कपड़ा वपड़ा पहना दिए, तो राजा ने अपने आप को देखा, तो राजा को कुछ समझ में ना आए, खाली लंगोट दिख रही है। लेकिन अब राजा कह दे अपने आप को, कह दे मूर्ख है। हम्म। अब सब दरबारियों ने तारीफ शुरू की, कपड़ा कुछ नहीं बाडी पे। अच्छा, ठगों ने चालाकी से ये कह दिया कि मूर्ख होगा, हाँ, उसको उसे नहीं नहीं, दिखेगा। और राजाई को मूर्ख मानना था उस सब हाँ, ने। सब अब सुनिए तो सब ने तारीफ शुरू करे, महाराज जी क्या कलर है, क्या डिजाइन है, क्या वस्त्र सिला है, क्या मयूर पंख बनाया है। सब वाह, राजा खुश। तो राजा को लग रहा है हम ही कुछ है मामला, हमारे अंदर है, लेकिन कपड़ा ये सही। तो राजा कॉन्फिडेंस में आया। तो राजा ने अपनी हाथी सारी सवारी निकलवाई, कहा पूरे राज्य में हम घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, उनको दिखाएंगे, पता करेंगे हमारे राज्य में कौन कौन मूर्ख है। अब कौन अपनी जान का दान देगा, क्योंकि उसमें शर्त राजा ने लगाई थी जो मूर्ख होगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। हम्म। कौन बनना चाहेगा। मतलब जो मेरा वस्त्र नहीं देख पाएगा, हाँ, उसे प्राणदंड वो मिलेगा। साबित होगा कि वो मूर्ख है, और उस मूर्ख को दंड प्राणदंड मिलेगा। मिलेगा। प्राणदंड। अब राजा चले, अब जहाँ जो रियासत में मिले, वाह महाराज जी क्या कपड़ा है, वाह। अब राजा हाथी बैठा खुश। तो राजा एक गांव के किनारे से निकल रहा था, तो उसे 3-4 छोटे छोटे बच्चे दिखे, जो खुद भी लंगोट में थे। अब बच्चे तो गांव के लंगोट में ही होते हैं। तो लड़के हंसे हाथी पे राजा को देख के, कहे हमारी तरह राजा भी लंगा है, हमारी तरह राजा भी नंगा है। अब राजा का माथा ठनका, अरे ये क्या, पूरा प्रदेश कह रहा है कि राजा साहब के जैसा क्या वस्त्र नहीं लिबास है, है, क्या क्या वस्त्र लिबास है, है। क्या पोशाक पहनी और ये है। छोटे बच्चे कह रहे हमारी तरह राजा भी नंगा है, ये क्या मामला है। फिर राजा ने सोचा कि भाई बच्चे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, इनका कोई स्वार्थ तो है नहीं। तो राजा ने तुरंत अपना सवारी वापस लौटवाया, राजभवन में भगा, अच्छा, बड़ी तेज मार समय भ्रमण में कैंसिल और पूरी सवारी वापस। वापस। और पहना कपड़ा उपड़ा, उसके बाद आग बबूला, कहा खोजो दोनों ठगों को, जहां मिले उनको पकड़ के लाओ। अब वो दो ठग आज तक नहीं मिले। अब तय करना है आपको दो ठग कौन है। एक झोला उठा के जाएगा, फकीर है। 4 दिन बीत गए, पहलगाम में हमला हुए, 26 लोगों की जान चली गई। पूरे देश के हर कोने के वो लोग थे, चाहे बिहार रहा हो, चाहे साउथ रहा हो, चाहे नॉर्थ रहा हो, चाहे गुजरात रहा हो। ना तो अभी तक कोई पकड़ा गया। खाली क्या हुआ, जवानी जमा कर सिंधु जल का हमने रोक दिया है,
और हमने ये कर दिया है, सारे पाकिस्तानियों को 48 घंटे में कह दिया है वापस चले जाओ। इसके अलावा कोई ठोस कार्रवाई मुझे नहीं नजर आई, आप लोगों को आई हो तो अलग बात है। नहीं, इसी में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। 48 घंटे में छोड़ने वाले हाँ। सबका ध्यान उधर लग गया है। लग हर गया। आदमी कोई ना कोई रिश्तेदार उसमें है। अब आज लखनऊ से सर पाकिस्तान 8 लोग भेजे गए हैं। हाँ। गुजरात से, अब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अचानक से पता नहीं कहां से गुजरात मॉडल बताया जाता है, 1000 लोग 800 लोग वहां अवैध रूप से रह रहे थे, पकड़े गए हैं। नेपाल का एक नागरिक जो सर उसमें मरा था, नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, वो कह रहे हैं 140 करोड़ जो देशवासी है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। 140 करोड़? हाँ, वो राष्ट्रभक्त, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, नहीं वो सब गद्दार हैं। तो ये इनके जो भाजपा के लोग हैं उन्हीं का गिनवा दें या कोई पैरामीटर बता दें पीयूष गोयल, कहाँ के 140 करोड़? हिंदुस्तान के, कि ये सब इनके अंदर राष्ट्र भावना नहीं है। एक इनकी वो है राणे, एमपी हार गई, वो कहने आप किसी मुसलमान की दुकान पे सामान खरीदने जाओ तो उससे कहो हमारे चालसा पढ़ के सुनाए। निशिकांत दुबे कह चुके हैं कलमा पढ़ना पड़ेगा, 10 दिन पहले यासी करके आए हैं उसी पहलगाम में। सर स्थितियां बड़ी खराब हो चुकी हैं। पूरा विपक्ष, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर, सबने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं। जबकि मुझे बहुत कायदे से याद है सर, आप इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे, जब 26/11 मुंबई वाला हमला हुआ था, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भरी बारिश में किया था, छाता लगा के। 4 दिन हो गया, सर माना चाहिए 56 इंच के छाती को नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, अमित शाह को, पूरी भाजपा की केंद्र सरकार को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं दिखाया। बिहार में गए, आधा अंग्रेजी बोले आधा हिंदी बोल के भाग आए। उसके बाद से कौन सी बिलिया में घुसे हैं पता नहीं, गॉड नोज ओनली। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सर्वदलीय बैठक में नजर नहीं आए, अभी तक कुछ नहीं पता, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किरण रिजिजू इतनी चालाकी किए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते एनआई को बाइट दे रहे थे सर्वदलीय बैठक के बाद, उन्होंने एक 50 सेकंड का उनका एक क्लिप उसमें कर दिया, तरीका निकाला है कि एनआई को बताएंगे उनसे सबको मिल जाएगा। हाँ, वो वाला ऐसा कभी होता था? 50 सेकंड का क्लिप कट दिया, जो उन्होंने माना है कि सरकार की चूक है। मतलब आज सरकार भी मान रही है कि वहां पे वो अवैध रूप से, हम लोग 4 दिन से चिल्ला रहे थे कि वो प्राइवेट कोई व्यक्ति है जो चला रहा था। अब सर एक मजेदार बात है, एक पोस्ट आई है हमारे ऑफिस के एक सीनियर है पांडे जी, सुभाष पांडे जी, उनके पास एक अमरिंदर सिंह जी हैं, ये भी गए थे घूमने पहलगाम। तो पहलगाम आतंकवादी घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे अमरेंद्र कुमार सिंह की एक पोस्ट है। कल पहलगाम में मारे गए सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि, वो लिखते हैं, और ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। अब उनको आगे लिखते हैं, सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हिंदू मुसलमान का एंगल इसमें खोज रहे हैं ना। और वो जो आज लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर एक अखिलेश यादव शर्म करो वाली अमित त्रिपाठी, कोई पता नहीं कौन भाजपा ही निकला है, उसने होल्डिंग लगाई है। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को कि ऐसे मौके पे भी सियासत की रोटी सेक रहे, चुल्लू पर पानी मिले डूब के मर जाओ। उन्होंने लिखा है अमरेंद्र सिंह ने, कोई सुनकर खुशी मिलती है, पर जो बेकसूर लोग मारे गए, जिनमें कम से कम 3 घोड़े वाले भी थे, उनके लिए बेहद दुख और गुस्सा भी है। घटना स्थल से सिर्फ 300 से 400 मीटर तक घोड़े पर मोना और हम, यानी अमरेंद्र कुमार सिंह अपने बारे में लिख रहे हैं, अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और भागते लोग देख तुरंत समझ में आ गया कि जान प्राण लेकर हमारा भी घोड़ा वाला हमको लेकर भागा। फिर वापस होटल जो पहलगाम में ही था उसमें हम लोग आ गए। टूर कल से ही शुरू हुआ था और पहले दिन ही ये सब हो गया। फिर आगे का सारा प्रोग्राम छोड़ आज का टिकट लेकर वापस हो रहे हैं। फ्लाइट शाम की है, अभी भी एयरपोर्ट पे है। मोदी जी आपदा में अवसर बताते हैं ना, एक तरफ पहलगाम के हमले के बाद टट्टू वालों ने पैसा नहीं लिया, वहां के होटल वालों ने पैसा नहीं लिया, ऑटो टैक्सी वालों ने एक पैसा नहीं लिया पर्यटकों से। और ये आपदा में अवसर जो बनाए थे मोदी जी, 15 से लेकर 60 हजार रुपए फ्लाइट है। शर्म आनी चाहिए हमारे केंद्रीय विमानपत्तन मंत्रालय को। सिंधिया जी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस छोड़ के गए थे, इनको भी शर्म आनी चाहिए। अब आज सोचिए सर, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। टोटल जो विदेशी है 24,729 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 77 हिंदू वो थे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अब वो हिंदू नहीं है तुम्हारे लिए, उनका कैंसिल कर दिया गया। उनको नहीं, वो इस घटना के बाद उनको नहीं आने दिया जा रहा है। 120 से ज्यादा आतंकवादी अब सरकार जागिए बता रही है, इस समय घाटी में 120 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। ये सरकार की नॉलेज में, हाँ, तो मार क्यों डाल? अब सो के उठे हैं भाई।
ये 56 इंची अब सो के उठा है। नहीं, उनका खात्मा क्यों नहीं करते जब पता है सब कि 120 लोग हैं यहाँ पर। मतलब ये स्थिति है। 77 पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई वो हिंदू नहीं है, वो आपकी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से हम नहीं आ पाएंगे। और पाकिस्तान यही चाहता है कि आप हिंदू और मुसलमान करो, पूरा देश सर इसमें एक साथ है, पूरा विपक्ष एक साथ है, लेकिन अभी तक केंद्रीय मंत्रालय कोई पीसी नहीं कर पाया। क्या जवाब देंगे ये देश को? और गोदी मीडिया लगी है पड़ी, धर्म पूछ के मारा, जात पूछ के नहीं मारा। अब सर आज का मुद्दा शुरू करते हैं। सरकारी योजनाएं होती हैं, कुछ लोग उसका लाभ उठाते हैं, कुछ उसका मिसयूज करते हैं, और कुछ जो वास्तविक हकदार होते हैं वो उसका लाभ भी नहीं पाते हैं। अब सर हुआ क्या, ये मामला बड़ा मजेदार है। सरकारी योजना का जो एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विवाह योजना चलती है, वो 50,000 रुपया मिलता है। तो ये मामला हुआ मेरठ का कि एक गांव निवासी एक युवक था, तो उसने 50,000 के लालच में उसके ससुर ने उसकी साली से उसकी दूसरी शादी करा दी, कुंवारा दिखा के। हाँ, कुंवारा दिखा के। अब वो साली करे हम जीजा साथ रहेंगे, पहली पत्नी उसकी रो रही है। अब क्या कहेंगे सर इस पे? अब देखिए, ये तो अजीब व गरीब बात है कि तहसील से वेरिफिकेशन होता है जी, तब होती है। जैसे सरकार की किसी भी योजना में पहले लेखपाल जाता है, पता करता है। जी। सामूहिक योजना में जो धन खर्च हो रहा है वो जनता का धन है, जी, और वो इसलिए दिया जाता है कि जो बेइंतहा गरीब और परेशान है, जिनकी बेटियों की शादी ना हो, तो सरकार अपनी तरफ से वित्तीय सहायता देके इनको कर दे 50-50 हज़ार रुपये। जी, जी। अब वहाँ पर एक परिवार ने क्या किया कि उसके दिमाग में आई कि इस योजना में 50,000 रुपया झटका जा सकता है। हाँ, बहती तो गंगा उसने, माँ हाँ, बोलो। बहती गंगा, हम तो उसने अपनी एक लड़के के लिए वर ढूंढने के बजाय अपने दामाद को ही दिखाया कि इसके साथ इसकी शादी होनी है, और उसने उसके साथ उसका विवाह करा दिया, और लड़के से कहा था कि जब धन मिल जाएगा 50,000 हमारी रुपया लड़की वापस कर देना। तो तुम इसको तलाक दे देना। अब वो लड़का कहानी गई है पलट, और वो लड़की भी नहीं कह रही है और जाने को। लड़की भी नहीं कह रही है वो, बल्कि वो अपनी बीवी के साथ मायके ले आया का इसको छोड़ करके अब साली को लेके जाएंगे। बहुत सही। ये स्थिति पैदा हो गई। आए थे वजन को होटल लगे हाँ, कपास। इस पर तो प्रशासन की भी बहुत बड़ी हाँ, चूक है। पंचायतें हो रही हैं उस हाँ, पे। पंचायतें तो हो रही है। चलिए, तो सामाजिक वो बात हो गई कि शादीशुदा आदमी से तुमने साली की करा दी, वो एक मुद्दा हो गया। लेकिन जो ये फ्रॉड किया गया, ये जो धोखाधड़ी की गई, इसे प्रशासन के लोगों ने क्यों चुप्पी साधी, कितना कमीशन खाया उसको। अच्छा सर, हम लोग कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं। इस समय ना बसंत चल रहा है, ना भैया सावन चल रहा है, पता नहीं कौन सा प्यार का रोग चला है। इस समय खाली हिंदू मुसलमान, एक तरफ नफरत गजब का प्रयोग है इस देश में। एक तरफ तो चल रहा है हिंदू मुसलमान का नफरती बयार, और एक तरफ प्रेम का बयार चल रहा है, ना जिसमें जाति देखी जा रही है, ना संबंध देखे जा रहे हैं, ना उम्र देखी जा रही है। वो शायद एक गाना था राज बब्बर साहब का, जिसे जगजीत साहब ने गाया था, ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, है ना, कुत्था ऐसे गजल थी। तो वो गजल बिल्कुल सटीक बैठ रही है आज के युग में। शायद तब जगजीत सिंह साहब ने सोचा नहीं होगा कि ये दिन आएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सीमा होगा, न जन्म का हो बंधन। होगा। तो अब सर ये अम्बेडकर नगर अपने यूपी का मामला है। पसखारी क्षेत्र में 52 साल की महिला है, और उसने अभी अपने ही पोते जो 28 साल का है, अपने पोते से शादी कर रही। ये बड़ा ताज्जुब वाली घटना है, पूरा घर उससे शर्मसार है। क्या हो रहा है सर, ये कौन सा बयार है? अब देखिए, इसमें जो ये महिला है इंद्रावती है, जी, जी, जी। इंद्रावती ने अपने मतलब 52 साल की है, हाँ। और उसके 3 बच्चे हैं। हाँ, एक बेटी 2 बेटे हैं। जी। और वो पता नहीं कब उसने अपने पति से मोह भंग कर लिया, और कब ये 28 साल के इस युवक लड़के और से, नाम भी बड़ा गजब है, क्रांतिकारी नाम है, चंद्रशेखर आजाद। हाँ, लड़के से उसके संपर्क में आ गई और प्यार पलने लगा। हालत ये हुई कि उसने देखते देखते उससे शादी कर ली। शादी करके उसने ऐलान कर दिया कि अब हम इसी के साथ रहेंगे, और बच्चों को और पति को छोड़ने की बात कह दी। अब पति ने जो है उसके खिलाफ हंगामा किया, थाने में रिपोर्ट कराई, बुलाया गया। उसका शायद अंतिम क्रिया उरिया भी कर दी। हाँ, तो अब उसने क्रोध में आके उसके सारे कपड़े ले करके उसकी अर्थी बनाई और जला दिया, और कहा कि इसको जो है हमारे लिए मर गई है। और जब महिला ने देखा कि हम इतना विरोध हो रहा है, गांव में पंचायत हो रही है, तो लड़कियों को लेकर के निकल ली है कि किसी और जगह पर हम आशियाना अलग कहीं घोंसला बनाएंगे। लेकिन बहरहाल पुलिस ये कह रही है कि अभी हम कोई FIR की कराई नहीं गई है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो पुलिस करेगी भी क्या करेगी? दोनों बाजी जब औरत कह देगी कि हम इस बच्चे के साथ रहेंगे, इस लड़के के, कई उदाहरण हम मान लोग लिया। पिछले दिनों हाँ, मियां बीबी राजी क्या करेगा? देखिए, उस वाले में, सपना वाले में क्या हुआ? राहुल के साथ तो राहुल आ गया, क्या कर लिया। अब सर एक बढ़िया, एक अच्छी खबर भी है, पॉजिटिव खबर है। एक हमारे
मन मस्तिष्क में हमेशा रहता है कि जो कैदी है जेल में है वो अपराधी है और आजतन वो अपराधी ही रहेगा, सुधरेगा नहीं। लेकिन यूपी में, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के कल रिजल्ट आए सर, एक सुखद समाचार उसमें मिला कि 199 में से 199 जो बंदी थे, निरुद्ध थे जेलों में, उन्होंने परीक्षा दी यूपी बोर्ड की। उसमें से 182 ने परीक्षा पास की। यानी कि ये मतलब नहीं कि आप जेल में जाओगे तो आतंक अपराधी ही बनोगे। आपके अंदर ललक है तो आप चाहे जेल में हो, चाहे आप शमशान घाट पे हो, चाहे आप ठेला खींच रहे हो। वैसे भी सर इस बार देखा गया यूपीएससी में भी और हाई स्कूल इंटर में भी, जो बहुत गरीब है, जिसके पिताजी चाय बनाते हैं, बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, वही लड़के आगे निकलते हैं। वो सेंट फ्रांसिस में पढ़ने वाले, सेंट कोलंबस में पढ़ने वाले, वहां वो विदेश में जाकर तो पढ़ सकते हैं कि बाप के पैसे से पढ़ाएं, लेकिन वो टॉप नहीं कर सकते। क्या कहेंगे सर ये 182 बंदियों पर? शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बंदी मतलब कैद खाने में रह करके, कारागार में रह करके बच्चों ने पढ़ाई की है, मतलब वो हो सकता है कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल ना हो और किसी मारपीट के मामले में या किसी धोखाधड़ी के, लेकिन उनके अंदर ललक थी। हाँ, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हाँ। उन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ललक का यही प्रतीक है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। जैसे किसी को जेल हो जाती है, आदमी जानता है इसका करियर खत्म। हाँ, तो उन्होंने ये साबित कर दिया, जेल में रह करके भी परीक्षा दी और पास होके देखा। तो कमाल की बात है कि आदमी ये जान ले कि वो अगर तालीम हासिल करना चाहता है तो किसी भी हाल में वो हासिल कर सकता है। अब सर जैसे इसमें आंकड़ा कि आगरा में इंटर में पंजीकृत थे 21, इसमें से 16 बंदी पास हो गए। हाई स्कूल में 17 में 17 पास हो गए। गाजियाबाद में हाई स्कूल में 15 में से 13 और इंटर में 10 में से 10 पास हो गए। बरेली में इंटर में 13 में से 9 और हाई स्कूल में 9 में से 9 बंदी पास हुए। बनारस जेल में 10 में से 10 इंटर में और हाई स्कूल में 3 में से 3 बंदी पास हो गए, मतलब टोटल पास हुए। यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं ललक थी। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो हाई स्कूल में 8 में से 8 और इंटर में 4 में से 4 बंदी पास, यानी 100% रिजल्ट है सर। सही बात है, 100% रिजल्ट है। मैं इस बात को भाई लड़कों ने साबित कर दिया कि शिक्षा अगर हासिल करना है तो किसी भी हाल में, हाँ, कोई जेल की दीवार नहीं, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बस लड़का जो है हाँ ललक हो, उसमें ये लगन हो कि हमें पढ़ाई को जारी रखना है। अच्छा सर, दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा है। अब पता नहीं भगवान जाने उसको ये श्राप मिला हुआ है या उसका पैशन है। आदरणीय मोदी जी की डिग्री का पता नहीं है। वो कहते हैं साहब हम जज साहब को अकेले में दिखा देंगे, जनता को नहीं दिखाएंगे। एक अनुराग ठाकुर है, उनकी डिग्री पे विवाद है। एक स्मृति ईरानी थी, उनकी डिग्री पे विवाद। अब एक निशिकांत दुबे की डिग्री पे विवाद। और अगर छोटे मोटे नेता खोजेंगे तो दर्जनों होंगे। अब एक हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, अब उनकी फर्जी डिग्री का विवाद शुरू हो गया। पहले हाईकोर्ट ने यहाँ खारिज किया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इसको किया है दिवाकर नाथ त्रिपाठी हैं, वो सा प्रभारी बताए जाते हैं, लिखते हैं अपने आप को, बनारस मंडल का भाजपा का। अब उन्होंने अब ये 6 मई को, अच्छा, वो भी बीजेपी की, हाँ बीजेपी के ही हैं। अब 6 मई को जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी इस पर। क्या कहेंगे सर भाजपा में क्या हो रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देशित किया, हाँ, कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए और सुनवाई, हाई कोर्ट को निर्देशित किया कि इस पर सुनवाई की जाए। और सर ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इनकी डिग्री है, वो प्रथमा मध्यमा उत्तमा वाली, वो वाली। हाँ, तो उसमें तो ये होता है कि आपने बस अपना टेंडर दे दिया और किसी को भी वो मान लिया जाता है, परीक्षा होगी। इसी डिग्री के आधार पर उनको पेट्रोल पंप भी अलाट हो गया था। अच्छा, हाँ, चुनाव लड़ा, पेट्रोल पंप भी अलाट कराया। बैचलर्स को मिलता है, जो बीए पास होते हैं उनको स्टूडेंट्स कोटे से मिलता है। तो इनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है अगर सर कहीं मामला होगा तो भाई। ये तो राहुल गांधी की गई है और भी कई लोगों की सदस्यता गई है, आजम खान की गई है, तो आजम खान के लड़के की गई थी, उसकी भी गई है जनतिथि के मामले में। तो अगर गलत होता है तो बहरहाल जो कानून सदा मुअय्यन है, जो तय है, तो होनी चाहिए। अब सर आप बताते हैं मोदी जी हमारी विदेश नीति है, हम बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, धरती के अंतिम छोर तक जाके आतंकवादियों मारेंगे। 4-5 आतंकियों के घर जमींदोज किए हैं। अब इनकी विदेश नीति, इनकी कूटनीति कितनी घटिया है, कितनी लचर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर गलती से सरहद लांघकर नो मैंस लैंड पे बीएसएफ का जवान चला गया था। 72 घंटे से ज्यादा हो गया है।
दो दो तीन तीन बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है दोनों सेनाओं की, अभी तक एक जवान को नहीं छुड़ा पाए भाई साहब। मोदी 56 इंच का सेना लिए घूम रहे हैं, विश्वगुरु बनेंगे, लंका और डंका बसता है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ऐसा होता था कि पहले भी जैसे सरहद ऐसी चीज जगह है जी जहाँ पर अक्सर लोग अपने करीब रहने वाले, मतलब सरहद से एकदम सटे हुए हिस्सों में अगर नागरिक भी चले जाते थे तो उनको फ्लैग मीटिंग करके वापस कर दिया उसका ये जाता तरीका होता है। हाँ, और या जवान भी चले जाते थे, गलती से लांग गए, कोई बात हो हाँ, गई। नो मतलब वो असल में खेती होती का मामला है वहाँ पर, तो वही देखने अब वो गया था। जाहिर है कि एक वो फेंसिंग तो होती नहीं है वहाँ कोई। हाँ वो तो रहती नहीं है, बस वो एक कांटा लगा रहता है, पार के लिए आपने लांग गए तो आप उधर चले गए। तो वो कोई ऐसा नहीं, वो लोग उतना तो अपने हिसाब से तय कर लेते थे। लेकिन ये पहलगाम वाकये की वजह से अब पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया बीएसएफ का जवान। अब तो गोदी मीडिया चला रही है, अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, थरथरा रहा पाकिस्तान। अरे अपने तो बीएसएफ के जवान को छुड़ा लो प्रभु। हाँ, अब चित्रा त्रिपाठी जी कम से कम इतना बोल दो, तुम वहां बैठी हो जम्मू कश्मीर में, मोदी जी से आपका बहुत सुनते हैं, बिना सुरक्षा के नहीं चल पाती हैं अब लोग। पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखा रहा है, हाँ। उसको नहीं छोड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, अब कोई अपराध उसने उतना बड़ा नहीं किया कोई है। अपराध नहीं किया है। लेकिन बहरहाल अब ये हमारी सरकार है, जैसे भी उसको छुड़ाएगी। अब सर गुजरात मॉडल का नाम हर कोई लेता है, गुजरात मॉडल का एक आपको नायाब नमूना बताया जी जो ये पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक आदेश किया 48 घंटे में जितने भी हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए। अब कुछ कोई खबरिया चैनल 572 बता रहा है, कोई 1000 बता रहा है कि इतने घुसपैठिए पकड़े गए हैं सबसे ज्यादा गुजरात। हाँ, 48-24 घंटे में पकड़े गए। तो गुजरात मॉडल तो मतलब कई 100 लोग पकड़ गए और अकेले सूरत में। जाती कि वहाँ जितना ज्यादा। अब मजेदार बात, मोदी जी की राजधानी नाक के नीचे गुजरात, अहमदाबाद में 454 और सूरत में 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। अभी इनसे पूछताछ चल रही है सर। सब फर्जी तरीके से रह रहे। हाँ, सब फर्जी तरीके से रह रहे और जरूरी दस्तावेज की जांच चली तो पता चला कि सब नकली है। हाँ, गुजरात मॉडल है, उसी के हिसाब से रह रहे थे वो लोग फर्जी। अब तो गुजरात में इतनी सख्ती, वहां से तो आप उदय हुआ है हमारी सरकार का। हम ही लोग कल डिस्कस कर रहे थे, वहीं से तो फर्जी पीएमओ वाला किरण पटेल निकला था। आपको याद होगा बीच में फर्जी डिग्री वाला वहाँ एक निकला था, फर्जी एलएलबी की, वहाँ फर्जी कोर्ट भी तो था सर। अच्छा, तभी ये कुछ महीने पहले याद कीजिए, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो गुजरात से ही आपको हरा के दिखाऊंगा। हाँ, फर्जी कोर्ट भी बना था वहाँ पे, कोई था, ऑर्डर कर देते थे। अब सर हमारे यहाँ एक कथावाचक हैं, बहुत महंगे कथावाचक है, करोड़ों लेते हैं। मैं कुंभ में जब मेरी ड्यूटी लगी थी तो मुझे याद है उनका एक हैंगर जो कथा पंडाल था वो करोड़ों रुपए का था पर डे का। और माँ डीवीआईपी सुरक्षा में रहते हैं। प्रदीप मिश्रा नाम है, देश के इस समय सबसे महंगे कथावाचक हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। कुंभ में भी आए थे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आए थे। और बड़े बड़े बाबा उनके यहाँ, बड़े बड़े नेता उनके नतमस्तक होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा। हाँ, बिहार में एक वो इस समय शिव पुराण की कथा कह रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह को कलयुग का शिव बताया, यानी कि वो बनारस वाले भोलेनाथ, हमारे उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान, वो सब शंकर जी नहीं है, अब कलयुग में है अमित शाह जी भगवान है। और उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने घर में शास्त्र वास्त्र रखो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुओं, अपने घर में शस्त्र रखो और अपने लड़के और लड़कियों को उसमें शिक्षित करो। अब प्रदीप मिश्रा ये नहीं बताया कि तुम देसी कट्टा रखो, कि तुम लाइसेंसी रखो, तो लाइसेंस कौन दिलवाएगा? अमित शाह जो आधुनिक शंकर है वो दिलवाएंगे, कि जो एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा ये दिलवाएंगे। और असलहा खरीदने का पैसा कौन देगा? प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेगा, मुख्यमंत्री राहत कोष देगा, कि प्रदीप मिश्रा देंगे? क्या कहेंगे ऐसे सिरफिरे बाबाओं को जो 1.5 कुंटल का तोन लेके चल रहे हैं, और सबसे महंगा बाबा है ये ढोंगी। अब देखिए ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो है वो मतलब कहने को धार्मिक प्रवचन के नाम से बिहार गए की तुलना अमित शाह तरीपार से कर रहे हो। वहाँ पर जो है भाजपा के नेताओं की वो कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, कथा में उनका जिक्र कर रहे हैं, वो भी भगवान शंकर से उनकी उदाहरण दे रहे हैं कि इन्होंने उनके अवतार हैं कलयुग में, वो उनके अवतार हैं और वो ही देश को चला रहे हैं। इस देश भोले शंकर चला रहे हैं देश को इस शक्ल। हाँ, बताइए। तो अब ये शोभा देता है। अभी 2 बाबा इनके लगे हुए हैं, एक तो पर्ची जो निकालता है, हाँ, और एक लाला रामदेव, वो लफ्ज शरबत जिहाद चला रहे थे, वो चल रही है। होल्ड बाबाओं में बाबा तो बचे नहीं है, ये होंगे ढोंगी पाखंडी। ये कलयुग के जितने बाबा हैं वो सही था। कोई दिलीप कुमार साहब की पिक्चर का गाना था कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा,
हंस चुनेगा दाना भैया, कौवा मोती खाएगा। हाँ। तो ये वो कौवे हैं रामचंद्र अब जी ये सोचिए, पहले- ये संसद और संविधान को गधा नहीं जानता ये मोटा प्रदीप मिश्रा। ये कह रहा 200 हिंदू सांसद वक्फ बिल को लेकर चुप थे, रात में काहे बहस कर रहे ये थे। अब हैरत की बात है कि आप ये वो देश के हिंदू के नाम पे कलंक है। अरे तुम तय करोगे मोटे मिश्रा, ये तुम तय करोगे, तुम संविधान हो। नहीं आप बताइए कि बिना आप धार्मिक प्रवचन के लिए गए हैं यहाँ ये सब नहीं धार्मिक नहीं, ये जितने बाबा सब जेट प्लस में चलते हैं। सर एक नया खुलासा हुआ, पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद पता चला 370 हटाया था मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया था। वहाँ लोग शादी करने जा रहे थे, पता नहीं कितनों ने शादी की, कितनों ने सेब के बाग खरीदे, कितनों ने वहाँ पे अंगूर उगाया, क्या क्या किया। लेकिन अब खुलासे हो रहे हैं कि जो पाप होता है ना, उसे आप चाहे जितना परतों में छुपाएंगे, पाप खुलता है। सर अब खुलासा हुआ पहलगाम में जहाँ हमला हुआ उसके 40 किलोमीटर आसपास तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इतना बड़ा पर्यटन स्थल 40 किलोमीटर तक के दायरे में कोई वो नहीं है, और जबकि 2005 से 25 तक का एक मास्टर प्लान बन चुका है, और वो भी सरकार की रहमो करम से नहीं, एक PIL पे बना था। और 2011 में स्वीकृत हुआ था 50 बिस्तरों वाला उप जिला अस्पताल, वो अब तक चालू ही नहीं हुआ। मोदी जी और अमित शाह जी और JP नड्डा तो पता नहीं कितना एम्स बना चुके हैं कागज में। हमारे यूपी में तो हर जिले में 2-2 मेडिकल कॉलेज है कागज में। अब सर इस पे आप क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये क्या मजाक है देश में? ये आतंकी हमले ने पहलगाम की उस भौगोलिक परिस्थिति को भी उजागर कर दिया कि जहां पर अगर वो गिरते हैं पर्यटक खच्चर से, घोड़े से जी, तो उनको उपचार देने तक की ठीक से व्यवस्था नहीं। हाँ। और 2005 से वहां पर लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, वो करिए। और आपने कश्मीर पर इतना बड़ा काम किया था, धारा 370 हटाई, और वहां पर एलजी साहब उनको नजरबंद किया, फारूक अब्दुल्ला को, पूरे परिवार बेटे को, पूरे परिवार को, महबूबा मुफ्ती सबको किया। वहां पे लगा कि आप कश्मीर को बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को बिल्कुल ठीक कर जन्नत करने जा रहे हैं लोगों को। अब बिल्कुल वहां पर और बुनियादी सुविधा नहीं है, बुनियादी क्या कहा जैसे लोग वो गए जो PHC में जाते हैं, गोली खा के PHC को ही जाता, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएगा जहाँ की मामूली सी वो लगाई जाती है, दवा या गोली दी जाती। अब दूसरा पोल क्या खुला इनके पाप का, वो भी सुनिए सर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 60 से ज्यादा बिना सुरक्षा वाले टूरिस्ट स्पॉट खोल दिए गए धड़ाधड़, क्योंकि जय श्री राम सनातन का महाबोलबाला हो गया और केंद्र शासित हो गया। तो वहां पे अब ना उमर अब्दुल्ला कुछ कर सकते हैं, ना महबूबा मुफ्ती कर सकती हैं। तो वहां जो भी सरकार का खास है या LG का खास है, आप जाइए, जय श्री राम कीजिए, सनातनी होइए, बसरते आप या मोटा वहां चंदा दीजिए। आपको याद होगा सतपाल मलिक साहब जब थे राज्यपाल, तो उन्होंने खुलासा किया था, ये राम माधव जी जो इनके भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे, ये रिलायंस की दलाली करने गए थे सतपाल महाराज मलिक के पास। उन्होंने खुद का इंटरव्यू में कहा है, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं कर पाओगे भक्तों, पढ़ लेना। पैसा देने की बात की। अब सर 60 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट कैसे खुल गए? और ये सर्वदलीय बैठक में सरकार ने उस दिन माना है कि वो प्राइवेट कंपनी के पास है, और वो उसने बिना इजाजत। ये क्या चल रहा है सर? आप देखिए, जब ये जो 60 केंद्र है घूमने वाले जी, तो वहाँ की जो अथॉरिटीज है वो पसंद नहीं कर रही थी कि इसको खोला जाए, इसमें जाने दिया जाए आखिरी छोर तक, क्योंकि वो बिना सुरक्षा वाले थे। और बिना सुरक्षा वाले क्षेत्र में कुछ हादसा होगा तो अथॉरिटीज जिम्मेदार होगी, तो अथॉरिटीज नहीं चाहती थी। लेकिन ये शाह साहब ने उसको, जो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह, उन्होंने ऐलान किया कि नहीं अब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर सबको, और इतना बड़ा हादसा इसी वजह से। सर सूत्रों की माने तो सरकार पहले ऐसे किसी भी स्पॉट तक पहुंच को बंद करने के लिए इच्छुक कतई नहीं थी, क्योंकि ये कश्मीर घाटी में सब ठीक है वाले कथन के खिलाफ था। केस ये है, ये 60 इसलिए चल रहे थे कि अगर पोल पट्टी खुल जाती कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। अब एक नया हमको जानकारी हुई है सर कि राजस्थान में जो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में, वहां एक बहुत बड़ा पावर प्लांट अडानी जी को दे दिया गया। एक सिंगापुर के बराबर की जमीन है वो, और बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के दे दिया गया है। सिंगापुर के बराबर? हाँ, सिंगापुर के बराबर जमीन है। और अगर वहां पे कोई आतंकी हमला हो गया, गॉड नोस ओनली, और वहां पे सारे जो सुरक्षा के मानक थे उनको ताक पे रख के अडानी को दिया गया है। ये स्थिति है सर। अब एक नया मामला आया है, जो आतंकवादी संगठन था TRI या क्या था, जो जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, द रजिस्टर्ड फ्रंट। अब वो देख के जो हालात चल रहे हैं इस समय, कमांडर है सैफुल्लाह। हाँ, तो अब सर इस पे क्या, वो कहने लगे ना हमारा कोई हैक नहीं था, हमारा वो किसी ने हैक कर लिया था वेबसाइट और उसने गलती डाल दिया, हमने, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
और उन्होंने लिखा कि पहलगाम में हमले के तुरंत बाद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठा मैसेज पोस्ट किया गया था। जांच के बाद पता चला कि यह साइबर अटैक की वजह से पोस्ट किया गया था। हम उल्लंघन का पता लगाने के लिए पूरी जांच कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन ने साइबर अटैक का जिम्मेदार भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ठहरा दिया। पहली बार हमने सुना सर चोर कोई है वो भजन गा रहा है, मतलब किसी आतंकवादी का कंप्यूटर उसको हैक कर ले रहा है। वाह, धन्य हो प्रभु, ऐसा कलयुग आएगा ये नहीं सोचा था। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, जो डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी है, इसका पूरा वीडियो जारी हुआ है जी, और पूरे वीडियो में हम हाल में इस बात को जो है मना कर रहा है, कह रहा है कि हमने जो है उसमें हमारे लोग कहीं से इसमें शामिल नहीं है और अब हम हमारे बारे में गलत अफवाह चलाएगी। हाँ, उसने ये भी कहा कि कश्मीर में 10 लाख फौज भेजकर जंग का माहौल बना दिया गया है। अब वही मैं कहने वाला था कि जिस तरीके से भारत सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं, तो अब पाकिस्तान को भी लगा है कि उसने अमानुल्लाह जैसे अपने छोटे छोटे कुत्तों को, छोटे छोटे इन लोगों को जो कांड करते फिर रहे हैं, उनको समझाया है कि इस तरीके के बयान तुम्हारा जो है हमारे मुल्क के खिलाफ है। देखो, पाकिस्तान की सेना कसने लगी है, पाकिस्तान को घेर रही है चारों तरफ, तो वो घबरा गया है और जल संधि वगैरह भी बंद हो गई है, वीजा का वो मसला खत्म हो गया है। इनके एक मंत्री स्काई करके कोई चैनल है अमेरिका का, उसको इंटरव्यू दे रहे थे कि वो ये आतंकवाद को हमारे यहाँ तो हम इसलिए बना रहे हुए हैं कि वो अमेरिका की हम मदद करते हैं, आतंकवाद से रसिया को मदद करते हैं। क्या सब पागल जाए। अब सर, एक घटना जो हम लोगों ने शुरुआत में जिक्र की थी कि एक तरफ तो इतने दुखद घटना के बाद स्थानीय कश्मीरियों ने सारे पर्यटकों की सुरक्षा की, जान माल की हिफाजत की। आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाल चौक पहली बार बंद हुआ, पूरे कश्मीरी एक साथ दिखे। उन्होंने घोड़े वाले ने पैसा नहीं लिया, होटल वाले नहीं लिया। उधर दूसरे तरफ ये मोदी जी के जो खास दोस्त हैं, बड़े आदमी, आपदा में अफसर एक यूजर ने लिखा अपनी सोशल मीडिया में कि हवाई किराया आसमान कैसे छू रहा है। कि उदाहरण के लिए स्पाइस जेट की 24 अप्रैल की फ्लाइट का किराया 28,800 रुपये था और जबकि वही फ्लाइट 5 मई को 14,600 रुपये में उपलब्ध थी। इंडिगो की फ्लाइट भी 15,000 रुपये तक पहुंच गई थी। ये क्या कहेंगे सर, ये तमाशा क्या हो रहा है? ये सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है? ये एक शब्द नहीं बोल रहा है। अरे यही तो आप बताइए किरण रिजिजू को, अनुराग ठाकुर को, और ये आपके जो अभी मंत्री का नाम आप ले रहे थे, नहीं सिंधिया जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो नहीं, एक लंबे वाले मंत्री, रेल मंत्री भी रह चुके थे, पीयूष गोयल साहब जी। ये लोग बड़ी जल्दी बोलते हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आया कि इनसे हालात में 140 करोड़ और आप हिंदू मुसलमान की भी बात को हवा दिलवाई जा रही है। तो आने वाला सब हिंदू ही तो वहाँ पर ज्यादातर गया था घूमने पर कश्मीर में, और कौन जाएगा? तो आप उनको किसी ने उस पर डाला था कि आतंकवादियों ने बुलेट से मारा और तुमने वॉलेट से मारा। वॉलेट यानी पर्स से मारा है, लूट लिया है। अगर वो 140 वो राष्ट्रभक्त, उनको राष्ट्रवाद का पाठ कौन पढ़ाएगा? जल्दी आपका वहाँ टिकट बढ़ जाता है। कोरोना में भी ऐसे हुआ था, आपदा का किराया कर दिया था फ्लाइट से कि लोग मतलब अगर जाना चाह रहे थे तो उनको पैसा नहीं जुट पा रहा था लोगों का। सब ये सब बातें हैं, सरकार को देखना चाहिए कि आपने बस एक नारा लगा दिया देशभक्ति में सारा देश एक हो गया है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें वो तो आपको देखना है। तो कुल मिला के आज इतना ही। भैया बहुत सतर्क रहिए, हिंदू मुसलमान चक्कर मत फंसिए, सास पतो इनसे सबसे दूर रहिए, प्रेमी प्रेम का नीला ड्रम कतई घर में मत रखिएगा। और वो जो किसी का शेर था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर साहब को उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? बर्बाद गुलिस्ता करने को तो ये ध्यान रखिए। अगर फंसे इस चक्कर में हिंदू मुसलमान, तरफ नफरती बयान चल रहा है और एक तरफ प्यार का बुखार चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।